तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। ज्योग्राफी का सेशन है और ज्योग्राफी में हम लोग आपको जो भारत का प्राकृतिक भूगोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्वत, पठार, नदियाँ, इन पर हमारा फोकस रहेगा। अब नदियों को पढ़ाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पर्वत और पठारों का पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछता है ना कि कौन सी नदी किस चोटी से निकलती है, या कौन सी नदी जैसे कौन सी नदी जो है हिमालय की सभी रेंज को काटती है, या कौन सी नदी दामोदर के बीचों बीच से गुजरती है, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है ना। तो गंगा नदी जो है किस पहाड़ी की वजह से अपना रास्ता जो है वो बदल लेती हैं, किस पहाड़ी की वजह से अपना रास्ता बदल लेती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से अब यू टर्न लेती है, समझ रहे ना। तो रावी और चिनाव किस दर्रे से निकलती हैं या किस पास से निकलती हैं, समझ रहे मेरी बात। तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा कहाँ है, तो तेलंगाना या टेलर पठार को बीच से कौन सी नदी काटती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बैठती है, तो ताप्ती की एक ओर क्या है तो दूसरी ओर क्या है। तो इन चीज़ों को रटने से पहले मैं ये समझता हूँ कि उनको हमें समझना चाहिए, है ना। तो आपके सामने मैंने मैप ड्रा कर रखा है। तो चलिए, जैसे कि सिंपल सी बात है, फुरकान आप मुझे बताएंगे कि भारत को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में कौन सा पहाड़ बांटता है। फुरकान, भारत को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में कौन सा पहाड़ बांटता है, आप बताएं महक। विंध्याचल पहाड़, ठीक है, शाबाश। विंध्याचल पहाड़ जो है भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, ठीक है ना। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा अब ये तो पता ही होगा आपको, आपने ज्योग्राफी इतना तो जानते ही होंगे कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ये तो जानते ही होंगे ना। ये रहा आपका नॉर्थ, ठीक है ना, और ये रहा आपका साउथ, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये तो आप जानते ही है ना। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ये भी आप जानते होंगे। ये रेड कलर से मैंने दिखा रखी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इधर कच्छ के रण से इधर त्रिपुरा और मिजोरम तक कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इस चीज को आप जानते होंगे, है ना। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आप जानते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि इधर भारत के ईस्ट और साउथ ईस्ट में ये हिंद महासागर की कौन सी ब्रांच है, बंगाल की खाड़ी, है ना। आपको पता है कि ये सारा का सारा जो है इंडियन ओशन या हिंद महासागर है। नाम सुना है ना, हिंद महासागर। भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम जो है वो हिंद महासागर पड़ा है। हिंद महासागर का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं अरब सागर। ये जानते ही होंगे आप, है ना। क्योंकि आपसे भी पूछेगा ना कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ऐसा कौन सी नदी ऐसी है जो कि सबसे लंबी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे अभी कीर्ति बता देंगी कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बताएं। देखिए, सिंधु नदी को कह रही हैं अरब सागर में सबसे गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, इनके लिए तालियां हो जाएं, सही कह रही है। अरे नहीं, मैंने ये सही कह रही हैं आप, मैंने यही तो पूछा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैंने ये थोड़ी कहा भारत की, है ना। हाँ, सिंधु, इनके लिए तालियां हो जाए सर, तुक्के से अच्छा आंसर दिया इन्होंने। तो अरब सागर में गिरने वाली, हाँ ये देखो, यही चीज होती है ना। मैंने पूछा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु। कहाँ रही सिंधु, ये रही, इधर से आ रही है तिब्बत से, ये लहराती बल खाती, कई बार रास्ता बदलती, यहाँ पर कराची के पास अरेबियन सी में गिर जाती है। अगर मैं पूछता कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर उसका आंसर होता नर्मदा, है ना, समझ रहे ना। तो आपको पता होना चाहिए ना। ये रहा आपका अरब सागर, किन किन राज्यों से मिलता है। अब तैयारी ऐसी हो कि आंख मूंद के बता दो सर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो ठीक है ना। तैयारी हो तो ऐसी हो। अच्छा, मैं देखूं मध्य प्रदेश में मेरी फिंगर जाएगी नहीं जाएगी, एमपी एमपी एमपी, मुझे कहाँ होगा ये मैप, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर से इधर, तो बीच में यहाँ पे है, तो यार की इंसल्ट ना हो जाए। हाँ वाह, मेरे ताली बजाओ ना। हाँ, एमपी लग रही, यहाँ होगा ना। तो हाँ, मैं ये कहता हूँ ना, इसको ये शेख चिल्ली बनना नहीं ठहरा कि तैयारी ऐसी हो। अब ये मत कह देना कि साहब एमपी में नर्मदा पे उंगली रखो या पचमढ़ी में उंगली रखो, इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना तो ऊपर जो रिमोट सेंसर बैठे हैं वही करेंगे। लेकिन तैयारी ऐसी हो कि आपसे कोई पूछे कि साहब इस नक्शे में पाकिस्तान कहाँ होगा, तो आपका हाथ इधर जाना चाहिए, है ना। तो खैर अफगानिस्तान तक पहुंच गए हम, लेकिन पाकिस्तान इधर ही कहीं है ना।
तो इस तरह से अगर आपको मैप, भूगोल में, ज्योग्राफी में अगर आपका मैप अच्छा है तो बहुत सारे सवाल जो हैं आपके ज्योग्राफी में मैप के आधार पर ही सही हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता नहीं खंबात की खाड़ी कहाँ है, आपने रट्टा लगा लिया कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, साबरमती है ना। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि खंबात की खाड़ी इधर है, अब उसमें एक ऑप्शन आ गया पेरियार, नदी का नाम आ गया, एक ऑप्शन उसमें पेरियार आ गया। अब आप ये जानते हैं कि यार पेरियार इधर केरल की तरफ है और केरल की तरफ तो खंबात की खाड़ी है नहीं, तो पेरियार तो उसमें से एलिमिनेट हो ही गई ना, पेरियार तो उसमें से एलिमिनेट हो गई। अच्छा, उसमें एक नदी और लिखी हुई महानदी, अरे महानदी तो इधर को जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ को, तो दो एलिमिनेट हो गई, दो बची। और उसमें मान लो एक लूनी दे रखी है और एक दे रखी है क्या, साबरमती दे रखी है। अब 50-50 हो गया, आपने तुक्का मारा, अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई सही होने की 50% हो गई, और जब आपने नहीं पढ़ा है तो 25% थी। कहते ना उसके तुक्के बड़े लगते हैं, धीरे धीरे आपके दोस्त आपसे कहेंगे कि उसके तुक्के बड़े सही होते हैं, तो भाई उसने पढ़ा है, अंदाज़ा लगा देता, एलिमिनेट करता, यहाँ नहीं यहाँ हो सकता, यहाँ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए खंबात की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, तो कहाँ है खंबात की खाड़ी, ये रही गुजरात कोस्ट पर, गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट के बीच में ये रही आपकी खंबात की खाड़ी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है, ये रही आपकी कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी रही, है ना। मैप को स्टडी करेंगे बढ़िया से, आराम से, इस बहाने बहुत सारे राज्यों की बात भी आपसे करेंगे, धैर्य बनाए रखिए ना, क्योंकि इस पर आगे भारत का जो भूगोल है इसी मैप पे टिका हुआ। भारत का जो भूगोल है ना, इंडियन ज्योग्राफी अगर आपने पढ़नी है, मगर भाई आप मालवा में काली कपास ही मिलती है, मालवा पठार, अब पता नहीं मालवा पठार कहाँ, ये रहा मालवा पठार मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है, जब बात चली है तो ये रही आपकी मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, किसके बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका, या भारत और श्रीलंका के बीच में, ये रही आपकी बंगाली खाड़ी। ठीक है, ओके। चलें सर, अब कहाँ से शुरू करें, चलिए उत्तर हिमालय से शुरू करते हैं ना। भारत का मुकुट कौन है, हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं। ओके, हाँ बाकी में मुकुट है, भारत की शान है हिमालय, और ना होता हिमालय ना तो जैसे अभी जनवरी बीती है, कल धूप निकली है थोड़ी रात आई है, अगर हिमालय ना होता तो जैसे जनवरी बीती है अभी, तो 8 महीने ऐसे ही बीतते। लेकिन फिर उसका एक फ़ायदा ये होता, हम लोग सारे गोरे चिट्टे हो जाते, सारे गोरे चिट्टे और हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, ठंड से ना गर्मी सुखाती है। अब ये मत कह सर अफ्रीका में तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, वो उसका जेनेटिक कारण है। चले आगे चलें, तो आप देखें ये है आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में अब ये एडिशन हो गया सर, लद्दाख इधर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये लद्दाख हो गया, है ना, और ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और ये सारा का सारा हो गया आपका POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो इलाका जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो इलाका चीन ने कब्जा कर रखा है, वो हो गया आपका अक्साई चीन। क्या हो गया, ये लद्दाख और ये अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था काराकोरम हाईवे वगैरह बनाने के लिए, जो भी है, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, वो हम जब पॉलिटी की पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ये रहा आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। क्या सवाल आता ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 कंचनजंगा या K2 या गार्डविन आस्टीन को हम लोग बोलते हैं, तो ये रही K2 या गार्डविन आस्टीन, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। अब यहाँ पर देखें कि जो हिमालय पर्वत है, एक जो है कि एक ग्रेटर आर्क या बृहद चाप के रूप में, एक बहुत बड़ी चाप के रूप में इधर आप देखें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है, आपको पता है हिमालय दुनिया का सबसे नया पहाड़ है और अलग अलग समय में बना है ये। अब जब हम आपको पहाड़ पढ़ाएंगे ना, स्पेशली माउंटेन रेंज स्पेशली पढ़ाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कैसे बना, क्या बना, कब कब इसके अपथ्रस्ट यानी कि उत्थान हुए। कुल मिला के हिमालय पर्वत की अलग अलग रेंज हैं। इसके सबसे उत्तर में है ये काराकोरम रेंज, फिर आती है आपकी लद्दाख रेंज। मैंने इसका एक फार्मूला बनाया, आप लोग लिख लेंगे, काल जा पीर दो, कालजा पीर दो। सबसे पहले काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज ये आई आपकी, देखो रेड कलर से है ये काराकोरम रेंज, उसके नीचे ये है रेड कलर से लद्दाख रेंज, ठीक है ना। फिर जो है जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज। फिर आई आपकी पीर पंजाल रेंज, किधर गई पीर पंजाल रेंज, ये रही, ठीक है। और इधर नेपाल में यहां ये है आपकी धौलाधर रेंज। कौन सी रेंज, धौलाधर। तो
तो ये फार्मूला हो जाता है कालजा पीर धो, उत्तर से दक्षिण की ओर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलागिरी। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊपर की या सबसे उत्तर की रेंज काराकोरम, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। कौन सी रेंज? जास्कर रेंज। ठीक है, लद्दाख रेंज। ये मैंने जास्कर रेंज बनाई नहीं बनाई है, मिल गई एक से। एक मिनट रोकना, मैं इसको सही कर दूं। तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल और धौलाधर, और सबसे नीचे हो गई आपकी शिवालिक रेंज। गए हो हल्द्वानी? गए हो हल्द्वानी? रामनगर गए हो? तुम हल्द्वानी नहीं गए हो, झूठ बोल रहे हो। रामनगर गए हो? कोटाबाग डाम पे गए हो? इधर इस डाम पे पहाड़ दिखता है, पहाड़ दिखता है, डाम से तो क्लियर दिखता है ना पहाड़, तो वो ये शिवालिक रेंज। ठीक है ना, और बरसात में, बरसात के मौसम में सुबह सुबह दिखता है ना, इधर पहाड़ क्लियर दिखता है ना, तो वही शिवालिक रेंज। तो हिमालय की सबसे बाहर की रेंज या सबसे साउथ की जो रेंज है बेटे, वो है शिवालिक रेंज। ओके, तो सिंपल सी बात है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधरी और पीर पंजाल रेंज। उत्तराखंड में आपको जो है कौन कौन सी रेंज नहीं मिलेंगी? काराकोरम नहीं मिलेगी, लद्दाख नहीं मिलेगी, जास्कर नहीं मिलेगी, पीर पंजाल भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पीर पंजाल रेंज भी वहाँ, वो जम्मू कश्मीर हिमाचल से उधर निकल जाती है तिब्बत की तरफ को, पीर पंजाल रेंज भी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो बात अलग है, वो महान हिमालय और क्या है लघु हिमालय, ये सब मिलेंगे, लेकिन ये वाली रेंज आपको हिमालय की यहाँ उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। देखो, हमने हिमालय को अलग अलग हिस्सों में बांटा ना, बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। तो ये अलग अलग समय में बने हैं, अलग अलग समय में बने हैं, लेकिन इनमें भी अलग अलग रेंज मिलती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि सर साहब, अब बात आई है तो मैंने बता दिया आपको, जैसे अभी कुछ ने कहा ना कि सर मिलेंगी क्यों नहीं मिलेंगी, ऐसे ऊपर नहीं चलना। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये कौन कौन सी रेंज मैंने, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक जो मैंने आपको बताया, ये तीन अलग अलग समय में जब समुद्र में मलबा ऊपर उठा है ना, तब ये तीन अलग अलग रेंज बनी है। उसके बाद पृथ्वी पे मौसम बदले, पृथ्वी पर मौसम बदले, हमारे यहाँ 3 मौसम आया, गर्मी, सर्दी और बरसात का। मानसून आने लगे, खूब बारिश होने लगी, हरियाली थी ना हर जगह, खूब बारिश होने लगी, खूब बारिश होती थी और खुलेआम बाढ़ आती थी। पहाड़ों पे, नदियों में एवलेंच हुए। एवलेंच समझते हैं बेटे? एवलेंच का मतलब समझते हो? बर्फीला तूफान। फिल्मों में देखा बर्फीला तूफान? बर्फीला तूफान देखा फिल्म? हाँ, पूरी पूरी बर्फ बहकर आती है ना, उसमें सब मर जाते हैं, हीरो बच जाता है ना, हीरो बच जाता है, सब मर जाते हैं, हीरो बच जाता। ओके, फोकस करते हैं अपने मुद्दे पर। तो वो अलग अलग समय में बनी। अब ये जो बर्फीले तूफान आ रहे हैं, या फिर से कभी भूकंप आ गया, दरार बन गई, या नदियां हैं, कहते हैं ना पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो जो नदियों ने या बर्फीले तूफानों ने ये हिमालय की जो अलग अलग रेंज है ना, इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो काराकोरम रेंज या लद्दाख रेंज या जास्कर रेंज या पीर पंजाल रेंज जो है ना, ये इसी हिमालय की वो हिस्से हैं जो आपस में बट गए। किससे? गहरी घाटियों से। तो ये गहरी घाटियां किसने बनाई हैं? या तो एवलेंच ने, या भूकंप ने, या फिर बाढ़ ने। समझे ना? हाँ, तो बेटा वो जो आप देखते हो ना, शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, वो अलग सीन हुआ, और उसी की ये जो रेंज मैंने बताई, काराकोरम, लद्दाख एक्सेट्रा, ये अलग सीन हुआ। ओके, आगे चले। अब यहां पर आप देख रहे हैं तिब्बत में, तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर इधर पीओके में जाती है, पीओके से होती हुई फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर लेती है सिंधु नदी। ठीक है ना, इसका कुछ % हिस्सा भारत में बहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा बहता है सिंधु नदी का, वो तिब्बत और पाकिस्तान में बहता है। तिब्बत, भारतीय कश्मीर, ठीक है ना, भारतीय कश्मीर नहीं, भारत का लद्दाख का क्षेत्र हो गया। तिब्बत, तिब्बत से लद्दाख, लद्दाख से पीओके, तिब्बत, तिब्बत से लद्दाख, लद्दाख से पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद फिर से यहाँ गए आपकी पाकिस्तान में। कहाँ पर आ गई? पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान में ये बहती हुई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई यहाँ पर कराची में या कराची के पास अरब सागर में मर्ज हो जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है ना। ओके, आगे चलें। अच्छा, जहां से सिंधु नदी निकलती है ना, जहां से तिब्बत में सिंधु नदी निकलती है, लगभग उसी के आसपास, अब आसपास का मतलब ये नहीं कि ये निकल रही है तो ये निकल रही है ना, कई किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आमतौर पर मानते हैं कि लगभग उसी जगह से या तिब्बत के पठार से एक सतलज नदी निकलती है, वो इस दिशा में बह जाती है जिधर को सिंधु जा रही है, और दूसरी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो यहाँ पर रही आपकी ये सिंधु नदी,
और इस जगह से यहाँ से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी कौन से ताल से निकलती है? राक्षस ताल से, है ना। सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है और तिब्बत से होती हुई जाती है हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से आगे पाकिस्तान। देखो मैंने ये रूट बना रखा सतलज का, अब इतना ये मर्ज हो गया। देखो बेटा ये ब्लैक कलर से आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से आई सतलज, ये यहाँ से सतलज चली और बहती हुई नीचे आ गई, ठीक है, आगे चिनाब में मिलती है। तो सबसे पहले अब अभी सिंधु की बात हमने की है, सतलज की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे झेलम की। झेलम कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में, है ना। झेलम जो है जम्मू कश्मीर में बहती है, यहाँ से निकल के पहले ये उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। उसके बाद ये कुछ दूरी पर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बनाती है। जम्मू कश्मीर में बहने के बाद अब ये चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये मिल जाती है चिनाब नदी से। सवाल आता है कि झेलम किसकी सहायक है? चिनाब की सहायक है। अच्छा, चिनाब नदी जो है, फार्मूला बनाया था ना मैंने, चिबरा रोरा ब्यास। चिनाब कौन से दर्रे से निकलती है? बरालाचा दर्रे से। फार्मूला बनाया था मैंने, लिखूंगा, चिबरा रोरा ब्यास, चिबरा, ये सब बताऊंगा आज भी आपको, रोरा ब्यास। तो ची से चिबरा, वो ची से चिनाब, बरा से बरालाचा, रो से रोहतांग और रा से राबी और फिर ब्यास। तो ये जो बरालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, बरालाचा पास है, यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। और ये रो का मतलब है रोहतांग पास, रोहतांग पास से राबी और ब्यास निकलती हैं। हिमाचल प्रदेश में बरालाचा से चिनाब निकलती है और रोहतांग पास से निकलती है कौन सी? राबी और ब्यास, ठीक है। और इधर पूरब से पश्चिम की ओर ये सामान्य दिशा में बहती है, ठीक है। अब झेलम हो गया, झेलम के नीचे आप देखेंगे चिनाब, चिनाब जो है बरालाचा दर्रे से निकल रही है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। चिनाब जो है पंजाब में नहीं जाती है, ध्यान रखना, हिमाचल में बहने के बाद ये कश्मीर में जाती है, हिमाचल में बहने के बाद कश्मीर में जाती है, कश्मीर में आर पार बहती हुई ये चली जाती है पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान में मिल जाती है इसमें झेलम। अब चिनाब से और नीचे आएंगे आप नक्शे में, तो अब मिलेगी आपको रावी, जहां से चिनाब निकल रही है लगभग उसी के पास से रावी निकल रही है। रावी जो है हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से फिर पाकिस्तान। रावी नदी पंजाब में भी बहती है, ठीक है ना। रावी नदी हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से फिर पाकिस्तान, और मिल जाएगी आपकी चिनाब में। चिनाब में पहले झेलम मिल रही है और उसके बाद मिल रही है रावी, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे नीचे ब्यास, तो ब्यास जो है जहां से रावी निकलती है लगभग उसी के पास से निकल करके हिमाचल में, हिमाचल से कहाँ पहुंचेगी? ये पंजाब। ब्यास नदी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है, ध्यान रखना, ब्यास नदी जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। यहाँ से ये पहुंचेगी हिमाचल, हिमाचल से पंजाब, और पंजाब से पार होकर के ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान में बहेगी कुछ दूर, और फिर नीचे आकर के पंजाब के पास ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर में सतलज से मिल जाती है। उसके बाद आती है सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत में राक्षस ताल से निकलती है, यहाँ से तिब्बत से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब। सतलज और रावी जो है कश्मीर में नहीं जाती हैं, चिनाब पंजाब में नहीं आती है, ठीक है। झेलम तो है ही ऊपर, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर आपको मैप आपने देखा है गहराई से, तो बहुत सारे सवाल आपके मैप के बेस पर ही ठीक हो जाते हैं, ओके। चलिए साहब आगे। अब देखें, अब ये जो चिनाब नदी है ना, ये जितनी भी नदियां हैं, झेलम चिनाब में मिलती है, रावी चिनाब में मिलती है, ब्यास सतलज में मिलती है, लेकिन सतलज आगे जाके फिर से चिनाब में मिल जाती है। ये सभी जो हो जाती है चिनाब की सहायक हो जाती है। इसमें से झेलम और सतलज, झेलम, रावी और सतलज ये डायरेक्ट चिनाब में मिलती हैं, ब्यास पहले सतलज में मिलती है और फिर आगे जाकर के सतलज से सिंधु मिल जाती है। समझे मेरी बात को? चिनाब की सहायक कौन सी है? झेलम और रावी और सतलज, तीन हो गए ना। और सतलज की सहायक कौन सी है? ब्यास। और फिर चिनाब अल्टीमेटली किससे मिल जाती है? सिंधु में। यहाँ कौन सी नदी हुई? सिंधु नदी हुई। अब बेटे देखो, सवाल आता है पंचनद। पंचनद कौन कौन सी है? तो वो 5 नदियां जो सिंधु में मिलती हैं। पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है, ध्यान रखना, वो 5 नदियां जो सिंधु में मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां हैं। इनमें सबसे छोटी कौन सी है? ब्यास। और सबसे बड़ी कौन सी है? चिनाब, नहीं सॉरी, सतलज, आई एम वेरी सॉरी। इनमें सबसे छोटी है, आप बताएं, आपको याद है? सबसे छोटी है इनमें ब्यास और सबसे बड़ी है सतलज, ठीक है ना, ओके। पंचनद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये है पंचनद। अच्छा, इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है पंजाब। पंज माने 5, आब माने पानी, 5 नदियों की पवित्र भूमि वो है पंजाब, ठीक है। अब इसमें बेटे आपसे यही पूछेगा कि जो चिनाब में है, देखो इन नदियों का क्रम भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण, इन नदियों की बहाव की दिशा भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कौन सी जम्मू में, कौन सी हिमाचल में और कौन सी पंजाब में बहती है या नहीं बहती है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आपने देखना, भी मैं लिखाऊंगा भी,
ये सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको समझ लो आप, ठीक है ना। ये सारे नोट्स मैं लिखाऊंगा और उसके पैसे भी नहीं लूँगा कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उसके लिए आप हमारा चैनल खरीदिए, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है यहाँ पर। बस आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। बस यही फीस है हमारी, है, ठीक है भाई। आगे चलें। तो ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी तरह से रिकॉर्डिंग करते हुए, ठीक है। आज तो समझ में आ रहा है, आज तो बोर्ड पर से नजर नहीं हट रही। हो साइना 3 महीने बर्दाश्त किया साइना ने। अक्टूबर से आ रहे हो आप? अक्टूबर से आ रहे, नवंबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने बर्दाश्त किया। 4 महीने की तपस्या के बाद गुरुजी को रहम आया और बेसिक से क्लास दिए हैं, ठीक है। अरे आज तो तुम्हारी आंखों में भी चमक है, चांद। आज तो तुम्हारी आंखें चांद जैसी चमक रही हैं, जैसे 14वीं का चांद चमकता है ना, है ना। पूर्णिमा, देखो आंखें देखो। हाँ, अरे वाह बिलाल, क्या बात। कीर्ति, वाह आज तो मुस्कान और भी ज़्यादा हो रही तुम्हारी। हाँ समझ गई ना तुम। कीर्ति, सोनू, गौरी, हाँ बैठे। हाँ, गौरी के चेहरे पे भी स्माइल है, इसका मतलब बढ़िया चल रहा है भाई। ये बात समझ आ रही है बेटे? चलो ठीक है। तो समझ रहे साहब? अच्छा चले साहब आगे। तो ये मामला निपट गया। अब इसमें ये बताएंगे कि भाई इसमें से कौन सी नदी है जो इन सभी रेंज को काटती है, कौन सी आर पार से काटती है, कौन सी बीच से काटती है, बाद में बताएंगे। पहले इसको देख लें क्योंकि समझ आ रहा है, ठीक है। अब जो मैंने बताया ना, एक ही जगह से सतलज और सिंधु इधर को चली जाती हैं। सिंधु पहले इधर जा रही है उत्तर पश्चिम की तरफ को, है ना, और उसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ को जा रही है। और रास्ता भाई जिधर को ढाल मिल रहा है ना उधर को बह जा रही है। इसके बाद यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। लेकिन ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलांग सांगपो, पूरा नाम है उसका यारलांग सांगपो या तिसांगपो या सांगपो। तिसांगपो इसलिए कह रहा हूं कि उसका नाम जो शुरू होता है वो टी से शुरू होता है, ठीक है ना। यारलांग सांगपो या तिसांगपो, ठीक है। तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बेटे कहते हैं सांगपो। अब देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, लगभग एक सीधी रेखा में, ओके। अब अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। आप देखें ना, ये चलिए आपकी ब्रह्मपुत्र यहाँ से, अब तिब्बत में इसको कह रहे हैं सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में गई, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, एक हिल है नामचा बारवा। नामचा बारवा हिल के पास जाकर के ये एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है, झरने की शक्ल में नीचे गिरती है। अब पूरी की पूरी नदी ऊंची चोटी से गिर रही है तो आप देखो कितना विशाल झरना होगा, उसके नीचे वो विशाल खड्ड बना देती है, ठीक है, जिसे भूगोल की भाषा में इंग्लिश में कहते हैं गॉर्ज। तो नामचा बारवा पे ये गॉर्ज बनाती है और यू टर्न ले लेती है। यू टर्न का मतलब जिधर से आ रही थी उधर को ही ये मुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। अब दिहांग के नाम से ये चलती है आगे असम में पहुंचती है। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी है लोहित। अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी है लोहित और असम में इसकी सहायक नदियां हैं मनास और सुबनसिरी। अब साहब आगे जब चलें तो बड़ा अच्छा, इसमें बड़ा टिपिकल सा है, मैं लिखाऊंगा भी अलग से कि ब्रह्मपुत्र चली बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र चली बांग्लादेश में। अब ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। हाँ जमुना, ब्रह्मपुत्र का, हाँ यही तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बांग्लादेश में नाम है इसका जमुना। जब आ गए ना तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जमुना। क्या लिख सकते हो? जमुना। और गंगा जी का ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में नाम है पद्मा। कहाँ गई गंगा जी? गंगा जी, गंगा जी ये आ गई, ठीक है ना, गंगा जी आ गई। बांग्लादेश में गंगा जी को कहते हैं पद्मा, ठीक है साहब। इधर जमुना आ रही है। अच्छा अब देखो इधर मणिपुर में बरेल रेंज से एक नदी निकल के आती है। बरेल रेंज से एक नदी निकल के आती है जिसे बांग्लादेश में कहते हैं मेघना। मणिपुर में बरेल रेंज से एक नदी निकल के आती है जिसे बांग्लादेश में कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। अब ये तीनों मिल जाती हैं साहब, पद्मा यानी कि गंगा, जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र, किसमें मिल गई? मेघना में। यहां से इनका नाम हो जाता है मेघना। और ये मेघना के नाम से इधर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप के पास इनका समुद्र में मिलन हो जाता है। गंगा सागर आइलैंड जो है वो एक्चुअली डेल्टा में बना हुआ। ये जो नदियाँ लाई हैं अवसाद, तो इन्हें उन्हीं अवसादों को इन्होंने डेल्टा की शक्ल में वहाँ बना दिया या द्वीप की शक्ल में जमा कर दिया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना? मैं सांस ले लूँ 1 मिनट। तो कुछ बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांगपो या यारलांग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। असम में होता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र। उसके बाद बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, ओके। गंगा जी जो हैं, गंगा जी का उत्तराखंड में नाम भागीरथी है ना, और देवप्रयाग के बाद उनका नाम गंगा। फिर ये गंगा के नाम से ही बहती हैं आगे, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में गंगा जी का नाम पद्मा। अब देखो
पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं या पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर मिल गई इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ मणिपुर साइड से आ रही है नदी मेघना, जो कि सबसे ज़्यादा बहती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस मेघना को कहते हैं हम मेघना ही कहते हैं, ठीक है। अब आगे जा करके मेघना नदी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की या पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा थी वो आकर के मिल जाती है, यहाँ से इन सभी का नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जैसे आप देखो ना भाई, गंगा जी बह रही है इधर, देखो चलो गंगा जी की बात कर लेते हैं। गंगा जी यहाँ से गंगोत्री से निकली, गंगोत्री से निकली कि गौमुख से निकली, गौमुख से, भागीरथी के नाम से गौमुख से निकली, ठीक है। ये बही, ठीक है साहब, बही, और ये यहाँ पर पहुंची प्रयागराज में, प्रयागराज में पहुंची। इधर इनके सहारे सहारे लगभग इनके, देखो आप यमुना लगभग पैरेलल बह रही है गंगा के, देख रहे हो ना, है ना, तभी तो गाना बना, तू गंगा की मौज मैं यमुना की धारा, हो रहेगा मिलन। आगे आगे पूरा करो, तो ये तो गाने बहुत आते। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। सुना नहीं पुराने का, समझ गए कितना पुराना हूं मैं, समझ गए, हाँ बहुत पुराना हूँ भाई मैं, ठीक है, मैं बहुत पुराना हूँ, समझ गए, हाँ इधर आ जाओ फिर पंगा मत लेना, हाँ ओके, नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। चलिए साहब, तो ओके बी सीरियस। तो गंगा नदी और यमुना नदी इसके लगभग पैरेलल बह रही है ना। यमुना का तत्व शब्द है जमुना, जमुना बोल देते हैं ना, जमुना जी में मौज उठे मन में उठे तरंग, है ना, मोरा रूप रंग मोरा अंग अंग, होले होले डोले कान्हा तोरे संग संग। गाना सुना है? क्या सुना तुमने? कुछ नहीं सुना। चलो इधर आते हैं, गंगा जी, हमारे नेक्स्ट ट्रेंड को देखना चाहिए यार, गंगा जी और यमुना जी। अब देखो यमुना जी यहाँ पर प्रयागराज में मिल गई, किससे? गंगा जी से। तो यमुना जी का अपना अस्तित्व खत्म, गंगा मिल गई, गंगा ही हो गई, है ना। तो एक मिश्रा जी होते थे हमारे गुरुजी, इंटर में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो एक बार उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी लगी, कि जो नाला गंगा में मिल गया वो गंगा ही हो गया, जो नाला गंगा मिल गया। उनका कहने का मतलब यह था कि अच्छा कोई भला आदमी है, उसकी अगर शागिर्दी में तुम जाते हो, उसके साथ रहते हो, तो समाज में तुम्हारी इमेज भी अच्छी हो जाएगी, और ख़राब आदमी है तो उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी इमेज भी खराब ही हो जाएगी, ठीक है साहब। ये उनका कुछ कहने का इशारा था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो नाला गंगा में मिल गया वो गंगा ही हो गया, ठीक है। तो साहब जो नदी गंगा में मिल गई वो गंगा ही हो गई। लेकिन यहीं पर जो प्राचीन काल की नदी है सरस्वती, जो प्राचीन काल की जो नदी है सरस्वती, जो कि अब खो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, वो यहीं पर प्रयागराज में है, यहाँ पर मिलती है। ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसीलिए प्रयागराज में वो जगह जहाँ पर गंगा यमुना और लुप्त हो चुकी सरस्वती आपस में मिलती हैं, उसे कहते हैं त्रिवेणी घाट, कुंभ का केंद्र है वो, ठीक है। तो उसी तरह से ये समझ गए अब आप, ओके, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी मैंने आपको। हाँ आगे चले, नेक्स्ट कहाँ थे? तो ब्रह्मपुत्र हो गया। अब यहाँ पर आप चलेंगे, ये सारी बातें हो गई, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के दक्षिण पूरब से लूनी नदी निकल रही है, जानापाव पहाड़ी से, है ना, जाना। अब देखो कौन सी पहाड़ी से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, ये भी नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। तो लूनी नदी जानापाव पहाड़ी से निकल रही है, और यहाँ से निकल करके ये इधर कच्छ के रण में खो जाती है। ये रहा आपका कच्छ का रण, ये जो ना आप देखो कच्छ का छोटा रण, बड़ा रण, ग्रेट रण, तो ये है कच्छ का रण। रण का मतलब दलदली जमीन, रण का मतलब दलदली जमीन। और ये रहा था आपका थार, थार का डेजर्ट, ये सारा का सारा ये थार रहा, है ना। तो लूनी नदी जो है विशुद्ध मौसमी नदी है, प्योर मौसमी नदी है, यानी कि जब मानसून आता है तभी इसमें पानी बहता है, और कभी भी इसमें इतना पानी नहीं बहता कि ये समुद्र में मिल जाए, समुद्र तक पहुंच जाए, कच्छ के रण में ही खो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं एक देखो हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे खास नदी और एकमात्र खास नदी घग्गर, है ना, इधर कहीं बहती है, हरियाणा ये रहा आपका, और ये रहा आपका घग्गर। तो घग्गर जो है ना, घग्गर जो है, घग्गर भी बिल्कुल मौसमी नदी है, और ये भी अभी कच्छ के रण में तो नहीं जाती है, ये थार में, थार का जो डेजर्ट है उसमें खो जाती है। घग्गर समुद्र तक नहीं पहुंचती, बिल्कुल मौसमी नदी है, बारिश के मौसम में भी ये थार के डेजर्ट में खो जाती है, ठीक है। अच्छा तो चलिए साहब, ये लूनी आ गई। लूनी आप देखेंगे इधर पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, कहाँ मिल जा रही है? कच्छ के रण में मिल जा रही है। फिर आ गई साबरमती, गुजरात की सबसे लंबी नदी, है ना, इसी किनारे गांधी जी ने आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, गुजरात की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी भी है, और उत्तर से दक्षिण की ओर ये बह रही है। उसके नीचे आप देखेंगे माही नदी, ये मालवा और विंध्याचल के बॉर्डर पे से निकलती है, और देखो इस तरह से अपना ये डायरेक्शन बदल रही है, और इसका इसने एक रिकॉर्ड बना लिया कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आपके अल्टीमेटली खंबात की खाड़ी में गिर जा रही है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? साबरमती। यार हमसे गलती हो गई,
है ना आई एम सॉरी, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, नंबर 2 ताप्ती और नंबर 3 साबरमती, नंबर 4 माही। ये मुझसे गलती हो गई, गंभीर गलती हो गई है ना। कोई देखो बच्चा एडवांस बैठा होगा मुझे पकड़ लिया होगा, सॉरी है ना, फ्लो में बोल गया, मैं झोंक में बोल गया। चले आगे चले। तो खंभात, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती किस नदी के किनारे, किस शहर के किनारे है, सॉरी, ताप्ती नदी का मुहाना किस शहर के पास है? ताप्ती नदी का मुहाना किस शहर के पास है और नर्मदा का मुहाना किस शहर के पास है? इन दोनों एक बताओ ना, ताप्ती का और नर्मदा का। हाँ, बॉम्बे, बस ताप्ती बॉम्बे में पहुंच गई। एनीवन? बस सूरत कहाँ का चली गई, तुम्हारी बुद्धि घास चलने चली गई क्या? ताप्ती का जो मुहाना है उसके पास है सूरत, और भड़ोच जो नर्मदा का मुहाना है उसके पास है भड़ोच। मुहाना क्या होता है? जहाँ नदी खत्म होती है उस जगह को कहते हैं मुहाना, और जहाँ से नदी निकलती है उसे कहते हैं सोर्स या स्रोत। ठीक है, तो भड़ोच का पूरा नाम भृगु कच्छ बेरी गाजा, वो नर्मदा के किनारे है, और सूरत जो है वो ताप्ती के किनारे। ओके, ठीक है। तो नर्मदा की बात आई है, तो आप इधर देखें, विंध्याचल के आसपास से, मध्य प्रदेश में विंध्याचल से ये निकल रही है नर्मदा, और उसके नीचे आ जाता है सतपुड़ा पर्वत। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं इसको, ऊपर से पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यमुना नदी है, ये यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुंज से निकलती है। ठीक है ना, पूर्वी ढाल से पश्चिमी ढाल से? बंदरपुंज, श्रीकंठ और यमुनोत्री कांठा, 3 अलग अलग रेंज मिला करके बनाती हैं यमुना जी का सोर्स, है ना। तो बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं यमुना जी, है ना। ओके, तो यमुना जी इधर बह चली और गंगा में जाकर के समा गई, है ना। अब यमुना जी में मिलती है नदी चंबल। चंबल जो है मालवा से निकलती है, मालवा से निकल के इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, इधर से निकल के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। अब देखिए चंबल के बाएं किनारे, ऐसा सवाल ही पूछता है बेटा, क्या नाम तुम्हारा? फुरकान। यमुना गंगा जी के दाएं छोर पे मिल रही है कि बाएं छोर पे? फुरकान बताएंगे। हाँ, वेरी गुड, दाएं छोर पे, है ना। तो ऐसे ही पूछ लेते, दाएं तट से बाएं तट से, है ना। तो आप देखेंगे चंबल नदी ये जा रही है, चंबल नदी को डायरेक्शन दे दें, ये डायरेक्शन है इसका, है ना, चंबल। अच्छा, चंबल में बाईं ओर से बनास मिलती है, बाईं ओर से बनास मिलती है, चित्तौड़गढ़ के आसपास से निकलती है, और दाएं ओर से मिलती है पार्वती। पहले बनास मिलती है और उसके बाद मिलती है पार्वती। इसमें और भी नदियां छोटी छोटी, काली सिंध, सिंध, है ना, उनको अभी मैंने दिखाया नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं बचती। जब स्पेशली मैं चंबल नदी तंत्र बताऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चंबल में पहले बनास, ठीक है, किस दिशा में? बाएं दिशा में या उत्तर की दिशा में या पश्चिम की दिशा में, और इधर पूरब की दिशा में या दाएं दिशा में पार्वती नदी। ठीक है, अब बनास और पार्वती तीनों मिल बनास, पार्वती और चंबल तीनों मिलकर आ जाती हैं आगे, और चंबल के नाम से यमुना में मिल जाती है। ठीक है ना। चंबल यमुना में किस जिले में मिलती है बेटा, किसी को पता है? यूपी के किस जिले में मिलती है? एक आंसर देना, तो एक आंसर, कोई भी पॉपकॉर्न की तरह नहीं उछलेगा। चंबल जो है यमुना नदी में यूपी के किस जिले में मिलती है? एनीवन? एनीवन? अब एक आंसर देना। बांदा? नो। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इनको पॉज करके बताऊंगा, पॉज करना। तो अगर आप लोग वीडियो देखें तो बिना गूगल सर्च किए मुझे अभी कमेंट कीजिए कि चंबल नदी यूपी के किस जिले में यमुना से मिलती है। ओके, आगे चले। उसके नेक्स्ट आप देखें बेतवा नदी है। बेतवा नदी एमपी और यूपी में बहती है, ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है एमपी में है, और ये बेतवा नदी एमपी से निकल करके इधर यूपी में यमुना जी से मिल जाती है। तो चंबल किसकी सहायक? यमुना की। बेतवा किसकी सहायक? यमुना की। ठीक है, उसके बाद आप इधर आप आएंगे तो यहाँ पे देखें, ये कैमूर पर्वत श्रेणी है, बेतवा के पार इस साइड में आप देखेंगे तो ये कैमूर पर्वत श्रेणी है। उसके बाद बिहार में राजमहल पर्वत श्रेणी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पर्वत श्रेणियाँ। अच्छा, जो गंगा जी जो है ना, गंगा जी जो है कैमूर और राजमहल के उत्तर से बहती है, ये कैमूर और राजमहल को टच नहीं करती है, ध्यान रखना। गंगा जी कैमूर पर्वत श्रेणी यूपी में कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में, है ना। इसके कुछ हिस्से यूपी में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में मिलते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब और आगे आप चलें, राजमहल के बाद गंगा जी जा रही है, इन सभी का पानी लेकर, बेटा शांत रहो, इन सभी का पानी लेकर के गंगा जी आगे बढ़ी, और आगे जाके आप देखेंगे कि सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो है इधर से आ रही है, सतपुड़ा विंध्याचल की तरफ से, सतपुड़ा विंध्याचल की तरफ से आ रही है, और दक्षिण से आमतौर पर उत्तर की ओर बहती हुई इधर गंगा में मिल जाती है सोन नदी। दक्षिण से निकल करके उत्तर की ओर बहने वाली, गंगा मिलने वाली सबसे लंबी नदी बेटा सोन नदी, है ना। इसका ज़्यादातर इलाका जो है वो छत्तीसगढ़ के पठार पे। ओके, आगे चले। अब सोन से पहले गंगा में घाघरा, और घाघरा से पहले गोमती।
तो गंगा नदी में इधर देखें आप, गोमती, घाघरा और गंडक। गोमती पीलीभीत से आ रही है और घाघरा और गंडक जो आ रही है ये नेपाल से आ रही है। घाघरा गंडक कहाँ से आ रही है? नेपाल से आ रही है। पहले गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक और फिर कोसी। कोसी भी नेपाल से आ रही है, ठीक है ना, नेपाल में गोसाई थान से। फिर आ गई आपकी कोसी, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल से ऊपर सिक्किम आप देख रहे हैं। सिक्किम की सबसे लंबी नदी है तीस्ता। तो तीस्ता नदी इधर सिक्किम से निकल के आती है और सिक्किम से बह करके पश्चिम बंगाल से आगे जाकर के बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा से। तीस्ता नदी सिक्किम की सबसे लंबी नदी। इसके पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश में विवाद है? तीस्ता नदी के पानी को लेकर के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप चलेंगे तो यहाँ पर मनास नदी, ये मेघालय बेटा। मेघालय में ये जो है इसे मेघालय पठार या शिलांग पठार कहते हैं। पर्वत और पठार का अंतर पता ही होगा, नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए। इसका सामान्य सा अंतर यह है कि दोनों ही आसपास की जमीन से ऊंचे उठे होते हैं। पर्वत की जो चोटी होती है नुकीली होती है, पठार की चोटी फ्लैट होती है। पर्वत का ढाल कम होता है, पठार का ढाल ज़्यादा होता है, लगभग खड़ा, ठीक है ना। तो यह है शिलांग पठार या मेघालय पठार। इसमें आप क्रम से चलेंगे तो नंबर 6, 7, 8 मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, 6, 7, 8 क्रम से गारो, खासी और जयंतिया, उसके बाद मिकिर। तो गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, यहाँ पर इस नाम से टाइप्स रहते हैं, उन्हीं के नाम पर ये दे दिया गया। गारो हिल्स नंबर 7, खासी हिल्स नंबर 8, जयंतिया हिल्स। और नंबर 9 कुछ हिस्सा मेघालय में और कुछ हिस्सा असम में, मिकिर पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मिकिर पहाड़ियाँ। उसके बाद नंबर 10 पे आप देखेंगे तो ये पठार है। ज़्यादातर इसका सब जो फैला हुआ है असम में, यह है कार्बी आंवलंग का पठार, ठीक है ना। किसका पठार? कार्बी आंवलंग का पठार। मुझे ठंड लग रही थी, मैं इतनी तेज तेज बोल रहा हूँ ना, उससे अंदर हीट जनरेट हो गई भाई, मुझे पसीना सा आने लगा। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो अगर आप को ठंड ज़्यादा लगे तो जोर जोर से चीखने लोगे। ओके, चलें। शायद ये लाइट का असर भी हो सकता है। आगे चलें, कहाँ जा रहे हैं सर? तीस्ता। हाँ, एक तो दिक्कत ये है ना कि इधर चलें अरुणाचल प्रदेश में तो ये है पटकाई ब्रूम हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई ब्रूम हिल्स। फिर नागालैंड में आ जाएं तो नागालैंड में नागा हिल्स। नागा हिल्स की सबसे ऊंची पीक क्या है? सरामती, है ना। नागालैंड में आ जाएं नागा हिल्स। और फिर आ जाए मणिपुर में, तो मणिपुर में 12 नंबर पर यह है बरेल पर्वत श्रेणी, बरेल पर्वत श्रेणी। इसी के आसपास से निकल के आती है मेघना नदी, ठीक है। फिर आज आप आए लुसाई, मिजोरम में, तो लुसाई हिल्स है, लुसाई हिल्स। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? ब्लू हिल्स, है ना। मिजोरम में लुसाई हिल्स, और लुसाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी ब्लू हिल्स। ओके। अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया में सबसे ऊंची कौन सी है? कहाँ एक गारो रहेगी, वही बता दो। एक ने जयंतिया किया, एक ने खासी का, है ना। कमेंट कीजिए। आगे चलें, ठीक है। अब इधर आ गया आपका, अब सीधे साउथ में हम गिरते हैं। साउथ में ये रहा आपका विंध्याचल माउंटेन, ये बेटा, ये रहा विंध्याचल माउंटेन। ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता, उत्तर और दक्षिण में, विंध्याचल, ठीक है। भारत को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बांट देगा विंध्याचल। अब देखें आप, विंध्याचल के उत्तर में आप देखेंगे चंबल का बेसिन, यमुना का बेसिन। इधर विंध्याचल से आप नीचे आए तो नर्मदा नदी, ठीक है ना। विंध्याचल से आप नीचे आए तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा से आप नीचे आए तो सतपुड़ा रेंज। अच्छा, नर्मदा नदी जो है भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, रिफ्ट वैली में बहने वाली, अरब सागर में मिलने वाली, मध्य भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है। मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहते हैं, गुजरात की लाइफ लाइन कहते हैं इसको, लाइफ लाइन। देख के बताना, ठीक है। ओके, तो विंध्याचल, फिर नर्मदा और फिर सतपुड़ा। क्वेश्चन आता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन, ये खूब वे पैट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका क्रम मिलवाता है वो, एक इधर ये दक्षिण पूर्व में जो नदियां हैं इनका क्रम मिलवाएगा, और ये जो मध्य भारत में नदियां इनका भी क्रम मिलवाएगा। तो ध्यान से रखना कि विंध्याचल, विंध्याचल के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा के फिर दक्षिण में है ताप्ती। तो इसका मतलब जो सतपुड़ा रेंज है किसके बीच में हो गई? ताप्ती और नर्मदा। एक क्वेश्चन खूब आता है, सतपुड़ा रेंज किसके बीच में हो गई? नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे तो सतपुड़ा के पूरब में या उत्तर पूरब में महादेव रेंज, जो कि आपको इधर महाराष्ट्र की तरफ को जाती हुई दिखेगी, महादेव रेंज, ठीक है। एक्चुअली सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है ना, उसके 3 हिस्से हैं। इधर सबसे पूरब में, इधर पश्चिम में राजपीपला। सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है ना, उसकी 3 अलग अलग रेंज, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल वगैरह, यह हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ, मध्य हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी तरह से जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ना, देखो अक्सर किताबों में क्लियर नहीं होता है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज की जो है 3 अलग अलग रेंज हैं, जिसे वो नदियों ने काट दिया। इधर राजपीपला,
फिर बीच की मुख्य रेंज है सतपुड़ा, और फिर इधर आ गई आपकी महादेव, ठीक है ना, महादेव रेंज। और इधर ये जो देख रहे हैं ना आप, मैकाल और कैमूर, ये विंध्याचल पर्वतमाला की अलग अलग हिस्से हैं, मैकाल और कैमूर। अच्छा, इसी मैकाल में है अमरकंटक प्लेटू। कौन सा प्लेटू? अमरकंटक प्लेटू। इसी मैकाल रेंज में है अमरकंटक प्लेटू, जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल को जोड़ता है। ये लिखाऊंगा सारा मैं अभी आपको। इसी मैकाल रेंज में है अमरकंटक का पठार, जो कि सतपुड़ा और किसको जोड़ता है, किसको बताया मैंने अभी आपको, सतपुड़ा और विंध्याचल को जोड़ता है, ठीक है ना। तो इधर आपका आ गया कैमूर, मैकाल, मैकाल के ऊपर कैमूर, और इधर उत्तर पूर्व में राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स इधर बिहार में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि महादेव के इधर पूर्व में आप देखेंगे तो जहां से महानदी निकलती है, लगभग उसी के पास से सोन नदी निकलती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास से निकलती है महानदी, और लगभग उसी के पास से निकलती है सोन नदी। सोन नदी के बारे में डिस्कशन हो चुका है, अब समय खराब नहीं करेंगे। उसके बाद इधर आप आ जाएं तो यह है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में बहती है सोन नदी। ध्यान रखना, सोन नदी छोटा नागपुर पठार पे नहीं जाती है, ठीक है ना। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये बहती है। सोन नदी के आप इधर इस साइड में देखेंगे तो ये सारा का सारा बेटे ये है छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है ना। छोटा नागपुर कोई गांव है यहाँ पर, उसी के नाम पर बड़ा है छोटा नागपुर। और यहाँ पर किसी जमाने में नाग जाति के लोगों का राज था, इसी के नाम पे हो गया छोटा नागपुर पहाड़। भारत की खनिज राजधानी कहते हैं इसको। अब छोटा नागपुर पठार में दामोदर लगभग 20 से बहती है आर पार, ठीक है ना, लगभग 20 से बहती है आर पार बहती है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन ये लगभग 20 से बहती है। ओके, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार की सबसे दक्षिणी सीमा पर बहती है महानदी नदी, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी। छोटा नागपुर पठार पर आप देखें दामोदर, दामोदर के दक्षिण में स्वर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा के दक्षिण में ब्राह्मणी। ये स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी जो नदियां हैं, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और महानदी, ये तीनों उड़ीसा में बहती हैं। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और महानदी तीनों उड़ीसा में बहती हैं। ओके, इसमें सबसे दक्षिण में है महानदी और सबसे उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पर दामोदर। दामोदर किसकी सहायक है? हुगली की। भूगोल में एक शब्द आता है कि वो नदी उस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, हिंदी में कहते हैं वितरिका। हिंदी में क्या कहते हैं? वितरिका। इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका मतलब ये होता है नदियां जब अपने डेल्टा के मैदान में जाती है ना, डेल्टा के मैदान में, अच्छा डेल्टा का मैदान जो हुआ वो मुलायम मिट्टी का मैदान हुआ, तो होता क्या है, अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आई तो उसकी वजह से नदी के किनारे टूट जाते हैं और नदी में से कोई और ब्रांच दूसरी तरफ को बहने लगती है। मान लें कोई नहर बह रही है ना, कोई नहर बह रही है और वो कट गई और कट के दूसरी तरफ को बहने लगी, तो आपने अगर उसको बांधा नहीं उसके मुंह को, तो धीरे धीरे समय के साथ दो नहरें हो जाएंगी, एक सीधी बह रही है मुख्य धारा और दूसरी जो कट के बही है वो बहने लगी, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो आप कहते हैं ना प्लासी का युद्ध, हम शुरू में पढ़े प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी किनारे। अच्छा, हम उत्तराखंड के हुए, मैं कहा यार भागीरथी तो उत्तराखंड में बहती है, प्लासी कह रहे तो उधर बिहार बंगाल साइड में। प्लासी कहाँ है? बंगाल में है ना। हाँ, बंगाल किस जिले में? भाई क्या वो होशियार है, ठीक है शाबाश। तो प्लासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी में। भागीरथी नदी के किनारे कैसे हो गया? हाँ भाई, वो भागीरथी नदी दूसरी है, गंगा जी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा जी की मुख्य धारा में से ही बाढ़ की वजह से कट के निकल गई है। उसी तरह से हुगली नदी है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मुरली या दामोदर? दामोदर है, ठीक है ना। हाँ, और दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर। सारी चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे? तो कहाँ थे? हाँ, तो हुगली नदी जो है, हुगली नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में बहती है और ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है, और इसी हुगली में मिलती है दामोदर। ये रही, ये ब्लैक कलर से बना रखा, यहाँ से गंडक को कोसी के बीच से यहाँ से निकाल दिया मैंने हुगली, इधर पश्चिम बंगाल में बहती हुई इधर चली जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में। हुगली बांग्लादेश में नहीं जाती, ध्यान रखना, है ना। और हुगली के किनारे ही कौन सा बंदरगाह बना हुआ? कलकत्ता। हुगली किनारे हो, हुगली किनारे, हुगली हुगली किनारे कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया। हुगली के मुहाने पर, हुगली के मुहाने पर बना हुआ है हल्दिया पोर्ट। कुछ नहीं आता, ठीक है, चलें। हाँ, अच्छा कुछ आंसर दे दिया तो बहुत कुछ आता, एक आंसर नहीं दिया, अरे बैठना, जा रहे हैं। अच्छा, मैथ पढ़नी है तो कल 9:30 बजे बाय। मैथ पढ़नी हो जिसने कल 9:30 बजे, बाकी तो जो जिसका टाइम है वो चल ही रहा है। मैं इसको पूरा करके छोड़ूंगा सर, अगर किसी को जाना हो इमरजेंसी तो चले जाना। फिर कहाँ गए हम? फिर कहाँ आ गए? हुगली हो गया। अच्छा, फिर आप देखें महानदी यहाँ से निकल रही है, ये बह गई। महानदी की सहायक नदी है तेल, ये नीचे लिखा है तेल नदी, ये महानदी की सहायक है। इसके आप अब यहाँ पर आप देखेंगे ताप्ती नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी के दक्षिण में एक और पूर्वी घाट पहाड़, दूसरी ओर पश्चिमी घाट पहाड़, ठीक है ना। मैं थक गया हूँ और ये पूरा हो नहीं पाएगा, तो मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको लूँगा।
चलें सर, अब आप इधर देखें, अब आप पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ। गौरी इधर ध्यान से देखो बेटा, अब हम पहुंच गए दक्षिण भारत में। तो ये रही आपकी ताप्ती नदी, ये रहा महादेव श्रेणी, इधर सोन। तो आप देखें ताप्ती महादेव माउंटेन रेंज और सोन के दक्षिण में यहां शुरू हो जाता है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। तो इसकी सबसे उत्तरी सीमा जो है वो है ताप्ती नदी, ठीक है। विंध्याचल पर्वत नहीं, ताप्ती नदी की जो वैली है इसकी सबसे उत्तरी सीमा है। और जो अक्सर हम इतिहास में पढ़ते हैं ना बरार, यहीं पर है वो, बरार का जो क्षेत्र है वो इसी जगह पर बरार, ठीक है। चलिए खैर, बरार से अभी कोई लेना देना नहीं है। उसके नीचे आप ये सारा का सारा दक्कन प्लेटू है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो है पूर्वी घाट पहाड़, इधर रहा ना, ये देखो ये बनाया ना मैंने पूर्वी घाट पहाड़। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो है पश्चिमी घाट पहाड़। इधर रहा आपका पूर्वी घाट पहाड़ और इधर रहा आपका पश्चिमी घाट पहाड़। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो है नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी माउंटेन। तो दक्कन पठार ट्रेंगल शेप में है। इस ट्रेंगल का आधार क्या है? ताप्ती नदी, ठीक है ना। कुछ किताबों में विंध्याचल लिखा है, अगर ऑप्शन में ताप्ती ना हो तो विंध्याचल भी चलेगा, लेकिन वो लिखना गलत है, ठीक है। ताप्ती की जो घाटी है वो इस ट्रेंगल का बेस है, यहाँ से शुरू होता है और इसकी जो नोक है, इसका जो हेड है या शीर्ष है वो है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर जाके खत्म हो जाता है। इसके इस ओर है पूर्वी घाट पहाड़ और इस ओर है पश्चिमी घाट पहाड़। अब बात आई है, तो पूर्वी घाट पहाड़ जो है इधर किसके मुहाने से शुरू होकर के, पूर्वी घाट पहाड़ किसके मुहाने शुरू होकर के? महानदी के मुहाने से शुरू होकर के इधर नीलगिरी पर्वत श्रेणी इधर। और इधर पश्चिमी घाट पहाड़ किसके मुहाने शुरू होकर के? नर्मदा के मुहाने शुरू होकर के इधर नीलगिरी तक, ठीक है ना, यहां बैठा हुआ। तो दोनों देखो उत्तर से दक्षिण की ओर। अच्छा, अब ये देखो जो पूर्वी घाट पहाड़ है ना, इसमें इस ओर में नदियां खूब बहकर आ रही। आप ज्यादा से ज्यादा नदियां देखोगे तो उनका जो डायरेक्शन है इधर ही देखोगे। इधर बहुत कम नदियां मैंने बनाई हैं, ज्यादा से ज्यादा नदियां आप देखोगे इधर ही। इसमें से ज्यादातर जो हैं मौसमी है हालांकि, लेकिन कुछ जो हैं बारहमासी भी हैं। तो ये अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर के आती हैं, खास करके मानसून में। तो पूर्वी घाट पहाड़ जो है एक कंटिन्यूस रेंज के रूप में नहीं है, सतत श्रृंखला के रूप में नहीं है। इसको नदियों ने अलग अलग जगहों से काट दिया है। पूर्वी घाट पहाड़ को नदियों ने अलग अलग जगह से चौड़ी चौड़ी घाटियों में काट दिया। नंबर एक बात समझ गए। उसी वजह से, इन नदियों की वजह से ही ये जो पूर्वी तट है आपका, तट समझते हैं? तट का मतलब वो लाइन जो समुद्र और जमीन के बीच में है, उसे हम कह रहे हैं तट रेखा। तो ये जो आप कहते हैं ना, भारत की जो बंगाल की खाड़ी की तट रेखा या पूर्वी तटीय रेखा है बहुत कटी फटी है। तो क्यों? क्योंकि ये नदियां आती हैं बहुत सारी, उन नदियों ने इसको काट फाट दिया, इसलिए पूर्वी तट पर बंदरगाह बहुत ज्यादा है। पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर बंदरगाह कम है, क्योंकि जो पश्चिमी तटीय रेखा है ना, जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, वो आमतौर पर कम कटी फटी है। और कोस्टल लाइन जितनी ज़्यादा कटी फटी होगी, उबड़ खाबड़ होगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पर गोदी यानी कि डॉकयार्ड बनने की संभावना रहेगी। ओके, तो पूर्वी घाट पहाड़ जो है माउंटेन रेंज के रूप में नहीं है, लेकिन ये अलग अलग बिखरी हुई हिल्स के रूप में है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है वो पूरी की पूरी एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जिस तरह से हिमालय पर्वत है। पश्चिमी घाट पहाड़ आप देखेंगे तो ये ऊंचा है, पूर्वी घाट पहाड़ जो है इससे कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट पहाड़ लंबा है, लेकिन ये इससे कम लंबा है। पूर्वी घाट पहाड़ कम लंबा है, पश्चिमी घाट पहाड़ ज़्यादा लंबा है। पश्चिमी घाट पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट पहाड़ जो है वो कम ऊंचा है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पहाड़ में अगर आप जाएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, नीचे की ओर चलेंगे तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी। उत्तर में ये कम ऊंचा है, दक्षिण में ये ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है ना, समझ गए। पश्चिमी घाट पहाड़ को महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुवई, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब पश्चिमी घाट पहाड़ के इधर को आप चलोगे तो यह है घाट, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट मैदान। घाट समझते हैं ना, समंदर में, झील में, नदी में उतरने के लिए जो हमने ढाल या सीढ़ी या टेरेस बनाए थे उसे कहते हैं हम घाट। तो ये वाला जो मैदान है और ये वाला जो मैदान है नेचुरल रूप से इस तरह से है समुद्र की ओर, इसका ढाल जो है इस तरह से जैसे सीढ़ी नुमा, जैसे समुद्र में उतरने के लिए कुदरत ने सीढ़ियां बना रखी हूं। तो इसलिए इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पहाड़, और इसको कहते हैं पूर्वी घाट मैदान, और इसको कहते हैं पश्चिमी घाट मैदान। तो पूर्वी तट रेखा, पूर्वी घाट मैदान, और फिर पूर्वी घाट पहाड़। पश्चिमी तट रेखा, पश्चिमी तट मैदान, पश्चिमी तट रेखा, पश्चिमी मैदान, और फिर पश्चिमी घाट पहाड़। एक मिनट रोक देना। तो चलिए, फोन आ गया था एक जरूरी, तो कहाँ था मैं? तो पश्चिमी घाट मैदान, ये रहा आपका पश्चिमी घाट मैदान और ये रहा आपका पूर्वी घाट मैदान। तो पश्चिमी घाट मैदान, पूर्वी घाट मैदान, या पश्चिमी घाट पहाड़ और पूर्वी घाट पहाड़ आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी माउंटेन पर मिलते हैं, या नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है तमिलनाडु में है, कुछ हिस्सा कर्नाटक और कुछ हिस्सा केरल में है।
नीलगिरी की एक ब्रांच है, यहाँ पर देखो मैंने बना भी रखा है, ये रही आपकी नीलगिरी, ये रही नीलगिरी, ये रही नीलगिरी, ठीक है, ये सारी की सारी ये नीलगिरी रही। यहीं पे पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ आपस में मिल रहे हैं। और नीलगिरी की ये ब्रांच है पालनी, तमिलनाडु में। नीलगिरी की ब्रांच है पालनी, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, अब आप देखेंगे कि नीलगिरी के दक्षिण पूर्व में केरल में है अन्नामलाई, जहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। तो अन्नामलाई रेंज जो है वो केरल में है। ओके, अब आप देखेंगे इधर पूर्वी घाट की, अब आपकी पूर्वी घाट की ओर चले, आप बंगाल की खाड़ी की ओर आप चले हैं तो महानदी नदी हो गया था ये। अब देखिए गोदावरी जो है इधर पश्चिमी घाट पहाड़ से निकल के आ रही है, पश्चिमी घाट पहाड़ से निकल के महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र के बाद ये बहती हुई आगे अन्य प्रदेशों में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी में पहले उत्तर दिशा में भीमा नदी मिलती है और दक्षिण में मिलती है तुंगभद्रा। ये सारी की सारी कृष्णा मिल जाती हैं और गोदावरी के दक्षिण में ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा आपस में मिल गए हैं। कृष्णा के दक्षिण में पेन्नार नदी, पेन्नार के दक्षिण में पालार नदी, पालार के दक्षिण में तमिलनाडु में कावेरी नदी और तमिलनाडु में ही कावेरी के दक्षिण में बैगाई नदी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब इन्हीं पर आधारित अलग अलग जो माउंटेन पर्वत श्रेणियाँ पठार हैं उनकी मैं खूबियाँ बताऊंगा और जो अलग अलग रिवर्स हैं उनके बारे में आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। मैंने बहुत मेहनत की है, 25 साल का तजुर्बा प्लस यहाँ लिखने में पूरा एक दिन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।